संविधान के लागू होने के बाद जो विधियां हैं उसमें ये बात आप देख सकते हैं। तो जो संविधान के लागू होने के बाद जो विधियां हैं उसके संदर्भ में अगर आप देखिएगा तो क्या बात आपका बोला जा रहा है, संविधान के लागू होने के बाद जो विधियां हैं उसमें अगर आप बात देखिएगा तो कोई ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट बना रहा है और मौलिक अधिकारों के विरोध में है तो वो शुरू से ही शून्य और अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, ये बात आपका बोला जा रहा है। 13(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट कैन नॉट मेक एनी न्यू लॉ that takes away or lessens the fundamental rights given in part 3 and any law made against this rule is void from the part that breaks it। तो ये क्लियर कट आपका कहा जा रहा है कि पुराने जो आपके संविधान के लागू होने के बाद आप कोई ऐसा अधिनियम बनाते हैं जो मौलिक अधिकार के विरोध में है तो वो शुरू से ही शून्य और अमान्य होगा, मतलब आप बना ही नहीं सकते ऐसे अधिनियम, ये बात आप बोला। नो वैल्यू लॉज, गवर्नमेंट कैन नॉट पास रूल्स laws or orders after 1950 that hurt people's basic right। यहां पे क्या बात बोला जा रहा है कि सरकार कोई नियम विनियम या कोई आदेश पारित नहीं कर सकता 1950 के बाद जो कि मौलिक अधिकारों के विरोध में आपका हो, ये पॉइंट आपका बोला जा रहा है। इसमें एक जो सिद्धांत लगता है, देखिए क्या बात बोला जा रहा है, void from the day one any new law that breaks a fundamental right is dead right from its start, void ab initio, शुरुआत से ही शून्य और अमान्य होगा, पहले दिन से ही अमान्य। कोई भी नया कानून जो किसी मौलिक वह शुरुआत से ही अमान्य होगा, शुरुआत से ही शून्य होगा, उसमें कोई संभावना आपकी नहीं हो सकती। यही आपके न्यायालयों को क्या देता है, न्यायिक शक्ति देता है, जुडिशियल रिव्यू की पावर आपका देता है। भविष्य के कानूनों पर लागू होता है, यह संविधान के शुरू होने के बाद बनाए गए कानूनों को लक्षित करता है, अनुच्छेद 13(1) के विपरीत जो पुराने पूर्व संवैधानिक कानूनों को लक्षित करता है। तो 13(1) किसको लक्षित करता है, संविधान पूर्व संधि, और 13(2) किसको लक्षित करता है, 13(2) लक्षित करता है संविधान के लागू होने बाद वाले संधियों पे। संविधान पूर्व विधि, संविधान पूर्व विधि पे आपका लागू होता है 13(1) और संविधान के बाद जो आपकी विधियां हैं उन पे लागू होता है 13(2). अब 13(2) में एक जो सिद्धांत काम करता है वो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी काम करता है, प्रतिक्रिया का सिद्धांत। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी आपका क्या है ये आपको देखना है। देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी आपका क्या कह रहा है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या कह रहा है, पृथकीकरणीयता का सिद्धांत यह कह रहा है कि अगर कोई लॉ बनाया गया है किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा, अगर कोई अधिनियम का निर्माण किया जाता है तो अगर यह आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है तो कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, कोर्ट जाएगा, और कोर्ट जाएगा तो कोर्ट के पास क्या चाह रहा है, व्हाट रेमेडी डज द कोर्ट हैव, कोर्ट हैज द पावर टू डिक्लेयर द होल लॉ एज नल एंड वॉइड, पूरे अधिनियम को शून्य और अमान्य घोषित कर दे। तो ये बात आप देख सकते हैं कि वो क्या कर सकता है, पूरे अधिनियम को ही शून्य और अमान्य घोषित कर दे। ठीक है, इट कैन डिक्लेयर द होल लॉ एज नल एंड वॉइड, या वो क्या कर विधि के भाग हैं इनको अलग अलग कर सकता है। इट कैन सेपरेट्स बैड पार्ट्स फ्रॉम गुड पार्ट्स इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो, अगर संभव है तो वो विधि के गलत भाग को विधि के सही भाग से अलग कर सकता है। और अगर ये अलग कर देगा तो वो क्या करेगा, कोर्ट विधि को शून्य अमान्य नहीं करेगा, क्योंकि संसद को विधि बनाने में बहुत मेहनत और शक्ति लगती है। तो इस वजह से वो केवल उन्हीं भागों को शून्य अमान्य करेगा
जो मौलिक अधिकार के विरोधाभासी हैं, शेष विधि को वो सही मान के लागू कर देगा। तो ये बात आप देख रहे हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी आपका है जो कह रहा है कि अगर कोई विधि संसद के द्वारा बनाई जा रही है, अगर मौलिक अधिकार का आपका उल्लंघन करता है और न्यायालय में इसको चुनौती दी जाती है, तो न्यायालय के पास दो संभावनाएं हैं, या तो पूरे विधि को शुद्ध अमान्य घोषित कर दे, या तो अगर संभव है तो आपके विधि के गलत भाग को विधि के सही भाग से अलग करके उस विधि को सही घोषित आपका कर दे। ये बात आपका बोलने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिएगा, ये जो पृथकीकरणिकता का सिद्धांत आपका है, ये सुनिश्चित करता है कि पूरे विधि को हम शून्य अमान्य ना करें। इसको एग्जाम्पल में अगर आप देखिएगा तो हमारे यहां पे जैसे मान लीजिए एक लॉ बनाया गया, टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आपका बनाया गया। इसमें क्या बात बोला गया, कुछ बातें इसमें बोली गई कि मान लीजिए अगर आप अपना ईमेल बनाते, इलेक्ट्रॉनिक मेल बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से आपकी पहचान की जा सकती है, आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। दूसरा, इसमें यह भी लिखा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से अगर आप कोई संविदा करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो इसको विधि का महत्व होगा, मतलब ये आपके न्यायालय में माननीय होगा कि आपने संविदा किया है। तीसरा, अगर आप कोई ईमेल का उपयोग करके किसी को डरा रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं, किसी को एब्यूज कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने कोई गलत कार्य किया, आपको इसके लिए दंडित किया जा सकता। आप किसी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, किसी को एब्यूज कर रहे हैं, किसी के खिलाफ उल्टा सीधा कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपका एक तरह से इसमें दंडित किया जा सकता है। आप अपने ईमेल आईडी का उपयोग करके किसी और के कंप्यूटर से कोई डाटा चुराने का प्रयास कर रहे हैं, उस पे कोई साइबर अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी आपको जिम्मेदार माना जाएगा। पांचवा पॉइंट इसमें यह कि अगर आप ईमेल का उपयोग करके कोई पॉलिटिकल कार्टून आप डालते हैं, कोई मजाक करते हैं, कोई पॉलिटिकल कार्टून आप डालते हैं, कोई कमेंट करते हैं, तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। अब ये क्या है, ये ऐसा प्रबंध है जो कि आप देखिएगा कि आपके मौलिक अधिकार के विरोध में है। वो कौन सा मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19(1)(a) के विरोध में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको आपकी बात के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और आप पॉलिटिकल कार्टून बना सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं इंटरनेट पे, इंटरनेट के उपयोग करके। इसके लिए आपको दंडित नहीं किया जा सकता। तो अगर ये प्रबंध होगा तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, जब ये सारा मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको शून्य अमान्य घोषित कर दिया और इस सारे प्रबंधों को लागू कर दिया। तो ये बात आपको देखने को मिलेगा। ये एक तरह से आर्टिकल देखिएगा 66A ऑफ IT एक्ट है 2000, जो आपका IT एक्ट 2000 है, उसका 66 का प्रबंध आपका है ये। ठीक है, ये बात आप देख रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या कहता है, पृथकीकरणिकता का सिद्धांत एक कानूनी सिद्धांत है जो यह बताता है कि यदि किसी कानून या अनुबंध का कोई हिस्सा संविधान के विरुद्ध जाता है तो न्यायालय केवल उस दोषपूर्ण हिस्से को हटा देगा और शेष भाग को सक्रिय रखेगा, बशर्ते कि शेष भाग अपने आप में कार्य करने में सक्षम हो। तो तभी यह पृथकीकरणिकता का सिद्धांत लागू किया जाता है जब शेष भाग जो हटाया जा रहा है और जो आपके जिससे हटाया जा रहा है उसका अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। मतलब विधि बनाया आप किसी कार्य के लिए और उसका कुछ भाग आपने निकाल दिया तो विधि का अर्थ ही बदल गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विधि का अर्थ वही होना चाहिए। ये बात आपका बोला जा रहा है। ठीक है,
स्वतंत्र वो अस्तित्व में रह सके। मतलब अगर आप विधि को काट रहे हैं तो जो विधि शेष बचता है स्वतंत्र अस्तित्व में रहने की क्षमता रखता हो, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। शेष वैध भाग हटाए गए भाग के बिना भी ठीक से खड़ा रहने और कार्य करने में सक्षम हो, तभी आप ऐसा नहीं कि आपने विधि के कुछ भाग को हटाया और जो बचा वो अर्थ का अनर्थ हो गया, या आपका जो मनसा था उस मनसे का विरोध हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक मेजर केस आप देख सकते हैं और वो केस क्या है, RMD आपके चमार बाग वाला बनाम भारत संघ 1957 का मामला है, जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का उपयोग किया। ठीक है, तो यहां पे जहां सर्वोच्च न्यायालय ने वैध नियमों को असंवैधानिक नियमों से अलग करने के लिए इस सिद्धांत को लागू किया है। तो ये RMD चमार बागवाला बनाम भारत संघ 1957 का मामला है। तो ये है आर्टिकल 13(2) जो आप देख रहे हैं। 13(3) हम लोगों ने देख रखा है। 13(3) क्या है, विधि की परिभाषा, जिसमें विभिन्न आपके विधि की परिभाषा में पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ, राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, अस्थायी विधि, कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम उपनियम, और आपके जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, वो सब आएंगे। अब देखिए अगला जो आप देखिएगा 24 आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 से एक आपका नया अनुच्छेद जोड़ा गया संविधान में, और ये है 13(4) आर्टिकल 13(4). 13(4) क्या कहता है, 13(4) कहता है कि कोई भी जो आपके विधि आपका परिभाषा जो विधि का दिया जा रहा है, उस विधि की परिभाषा में संशोधन नहीं आएगा। मतलब यहां पे स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि लॉ विल नॉट, अमेंडमेंट विल नॉट कम अंडर डेफिनेशन ऑफ लॉ। क्या बोला जा रहा है, देखिए वो क्या रहा था, जैसे पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना रहा है, तो लॉ अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा तो आप क्या करिएगा, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आप उसको चुनौती दे दीजिएगा। संसद इस बात से परेशान था कि हम तो कुछ भी कर रहे हैं, हर चीज को क्या किया जा रहा है, चुनौती दे दिया जा रहा है न्यायालय में। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने कहा कि अगर कोई भी हम अमेंडमेंट करते हैं, संविधान का कोई भी संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, अमेंडमेंट कैसे होता है, 368 के माध्यम से, और इसमें क्या चाहिए होता है, विशेष बहुमत चाहिए होता है, स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ती है। वी नीड स्पेशल मेजॉरिटी इन अमेंडमेंट प्रोसेस, विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पे आपके पार्लियामेंट ने क्या कहा, 24वें संविधान संशोधन 1971 से जोड़ा कि अगर कोई भी संशोधन हम करते हैं किसके अंतर्गत, 368 के माध्यम से, तो ये क्या होगा, इट विल नॉट कम अंडर डेफिनेशन ऑफ लॉ। ये क्या होगा, ये विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा, इट विल नॉट कम अंडर डेफिनेशन ऑफ लॉ। जब ये विधि की परिभाषा में नहीं आएगा तो जो कोर्ट्स हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसको नल एंड वॉइड नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो कोर्ट्स के पास ये पावर नहीं होगी कि वो क्या कर सकें, वो लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकें ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों के विरोध होने के वजह से उनको शून्य अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता। यह बात आपका बोला जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने इस बात को सही माना और जो मेजर कोर्ट का जजमेंट आया वो आया केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य, स्टेट ऑफ केरला, 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप जो कह रहे हैं कि कोई भी लॉ अगर आप बनाइएगा, कोई भी आप संविधान का संशोधन करिएगा और अगर वो मौलिक अधिकार के विरोध में होगा तो हम उसको शून्य अमान्य घोषित नहीं कर सकते। ये बात तो हम आपकी मान रहे हैं।
लेकिन इसने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी अगर आप संविधान का संशोधन करते हैं, कोई भी संविधान का आप संशोधन करते हैं, और अगर ये संविधान का संशोधन हमारे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, डिस्ट्रॉयज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डिस्ट्रॉयज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। तो सुप्रीम कोर्ट ने कान इधर से नहीं उधर से पकड़ा कि कहा भाई ठीक है, आप कोई लॉ बना रहे हो, फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो हम उसको शून्य मान्य घोषित नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन उसने फिर कहा कि अगर आप कोई लॉ बना रहे हो, आप कोई अमेंडमेंट कर दो संविधान का, और अगर वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेगा तो हम उसको शून्य अमान्य घोषित कर सकते हैं। अब मामला क्या है, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का मूल ढांचा क्या है, तो इस समय समय पे सुप्रीम कोर्ट खुद बताएगा कि मूल ढांचा किसको कहते हैं। इसका मतलब जो फंडामेंटल राइट्स आप लोग देख रहे हैं 12 से 35 के बीच में, इसमें सारे के सारे अनुच्छेद मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें से कुछ अनुच्छेद मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं, और अगर उसको हमारा संसद संशोधन करने का प्रयास करता है तो उसको संशोधन नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात समझ में आया। देखिए क्या बात बोला जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है 300 जो आपका 13.4 है, वो कह रहा है कि कोई भी संविधान का संशोधन अगर किया जा रहा है तो ये विधि की परिभाषा में नहीं आएगा। विधि की परिभाषा में नहीं आएगा तो इसका क्या फायदा होगा संसद को, न्यायालय उसको शून्य अमान्य घोषित नहीं कर सकता। कोर्ट ने केशवानंदन भारती केस में इस बात को मान लिया कि आप कोई भी संविधान का संशोधन करते हैं तो इस संविधान के संशोधन से आप मौलिक अधिकार को भी संशोधित कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि कोई भी संशोधन जो संविधान के मूल ढांचे में संशोधन करता है, इसको शून्य और अमान्य घोषित कर देंगे। अब देखिए, जो भी फंडामेंटल राइट्स आप लोग देख रहे हैं, ये 12 से 35 के बीच में, सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। कुछ ही प्रबंध आपके मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं, जैसे 14 मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, 19 मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, 21 मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। जैसे हमारा 19(1)(f) जो आपका था, और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, ये मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता था। इसीलिए पार्लियामेंट ने क्या किया, इसको अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट करके क्या कर दिया, अमेंडमेंट करके इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया, 300 में आपका डाल दिया, और इसको सही माना गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये पॉइंट आपका बोला जा रहा है, जो आर्टिकल 13(4) में आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी अमेंडमेंट जो किया जा रहा है, वो अमेंडमेंट आपके फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अब वो फंडामेंटल राइट्स जो मूल ढांचे के अंग हैं, उनमें भी संविधान का संशोधन नहीं हो सकता। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मूल ढांचा एक तरह से वो ढांचा होता है जिसको आप किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर आप उसमें परिवर्तन कर देंगे तो पता चलेगा कि देश का जो मूल आपका संविधान है वो ही पूरी तरह से बदल गया। आपको मूल ढांचे के परिवर्तन करने का एक ही तरीका है, नया संविधान सभा का गठन करिए और नया संविधान बैठ के लिखिए, और वो नया संविधान आपके मूल ढांचे में परिवर्तन कर सकता है, अन्यथा मूल ढांचे में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं होती है। ठीक है, ये बात आप देख सकते हैं। तो ये हो गया 13(4) जो आप लोग देख रहे हैं। आर्टिकल 13(4) ये क्या कह रहा है, आर्टिकल 13(4) डिक्लेयर्स दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ एंड हेंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड। तो ये बोला जा रहा है कि संवैधानिक संशोधन विधि नहीं है, इसलिए इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन केशवानंदन भारती केस that constitutional amendment can be challenged on the ground that it violates a
fundamental right that forms a part of the basic structure of the constitution and can be declared as void। तो वो आपके संशोधन जो मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं और साथ ही साथ में वो जो मूल ढांचा है वो मौलिक अधिकार भी है, उसका आप संशोधन कर रहे हैं तो उसको शून्य अमान्य न्यायालय के द्वारा घोषित किया जा सकता है। तो ये हो गया अनुच्छेद 13 जिसको हम लोग देख रहे थे। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखेंगे आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 14 है आपके राइट टू इक्वलिटी का जो सेक्शन है, ये स्टार्ट होता है 14 से 18 तक। ये 14 से 18 तक आपका दिया गया है। उसमें पहला अनुच्छेद 14 आपका है जिसको आपको देखना है। अनुच्छेद 14 आपका है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। व्हाट डज इट सेज? इट सेज विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिनाइड इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के आप देखिएगा कि राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। ये बात आपका बोला जा रहा है। तो यहां पे आपके आर्टिकल 14 में बोला जा रहा है कि नो पर्सन शैल बी डिनाइड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में इस बात से वंचित नहीं किया जाएगा। किस बात से? विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता, इनसे वंचित नहीं किया जा सकता। नो पर्सन शैल बी डिनाइड इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समता या विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ आपका क्या है? एक तरह से ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से, इसका नेगेटिव कनोटेशन है। ये नकारात्मक अवधारणा है। और ये अगर आप देखेगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये एक तरह से सबको बराबर मानता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। सबको विधि के समक्ष समान माना जाएगा, इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, वेदर किंग और बेगर। विधि के समक्ष सबको समान माना जाएगा, चाहे राजा हो या रंक। यह बात आपका बोला जा रहा है कि एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ, वेदर किंग और बेगर। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, देन ओनली जस्टिस कैन बी डन। समान लोगों को समान व्यवहार दो और असमान लोगों को असमान व्यवहार दो, तभी जाके न्याय हो सकता है। इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, equally and unequal should be treated unequally, then only justice can be done। समान लोगों को समान व्यवहार दीजिए और असमान लोगों को असमान व्यवहार दीजिए, तभी जाके न्याय हो सकता है, अन्यथा अन्याय होगा। ये बात आपका कह रहा है। तो ये बेसिकली अगर आप देखिएगा तो ये किस तरह के सिद्धांत हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्यों जरूरत था हमारे देश में? क्योंकि हमारे देश में बड़े सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों के पास विशेषाधिकार था, प्रिविलेजेस थे, स्पेशल क्लास था, विशेष वर्ग था, सब भ्रांत बहुत शक्तिशाली लोग थे, जमींदार थे,
जागीरदार थे, राजा महाराजा थे, तो उनको धरातल पे ले आने के लिए बोला गया कि भाई आप तो सबके बराबर हो, यू आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, वेदर किंग और बेगर, राजा हो या रंक हो, विधि के समक्ष सब कोई बराबर है। तो अब राजा को विशेषाधिकार नहीं होगा। राजा महाराजा हमारे 552 हमारे देश में थे जब देश आजाद हुआ, प्रिंसली स्टेट्स जिसको आप कहते हैं, तो उनको स्पष्ट रूप से बात समझा दिया गया कि आप भारत में समान हो, आपको ऐसा नहीं है कि स्पेशल पावर स्पेशल प्रिविलेज लेके चलोगे, यू आर सेम विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसलिए पहला प्रबंध रखा गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ, नो पर्सन हैव एनी होगा। फिर यहां पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कह रहा है, विधि के समक्ष समता कह रहा है कि जो व्यक्ति हमारे देश में पिछड़े हैं, जिनका शोषण हुआ है, उनको और सामान्य लोग को अगर आप बराबर व्यवहार दे दोगे तो ये क्या होगा, अन्याय होगा। जैसे सिंपली आप समझ लीजिए कि एक पिता है, उसके 10 बच्चे हैं, एक राजा है, उसके 10 बच्चे हैं, उसको अपना उत्तराधिकारी चुनना है। 2 बच्चों को पोलियो की समस्या हो गई और बचपन से उनके पैर खराब थे। राजा साहब कह रहे हैं कि चलो अब हम क्या करेंगे, दौड़ लगवाएंगे और दौड़ में जो जीत जाएगा उसी को हम राजा बनाएंगे। तो राजा साहब ने पहले ही क्या किया, 2 बच्चों को आपके गेम से बाहर कर दिया, क्योंकि जो उसको पोलियो हुआ है वो कैसे दौड़ेगा, एक पैर तो काम ही नहीं कर रहा उसका। तो यहां पे आपको दूसरे तरीके का कोई व्यवस्था चुनना पड़ेगा जिसमें आप मूल्यांकन कर सकते हैं उनकी बुद्धिमत्ता का। आप कोई वहां पे ऐसा एग्जामिनेशन लीजिए जिससे बुद्धि का आपकी जांच हो, क्योंकि राजा के पद पे बुद्धि ज्यादा जरूरी है शक्ति से, शारीरिक शक्ति से ज्यादा जरूरी क्या है, बुद्धि की आवश्यकता है। तो वहां पे आपको ऐसा जांच करना चाहिए। तो ये आप देखिएगा कि अब जैसे हमारे देश में क्या है, जो आरक्षण की नीति वो भी इसी पे है। अगर सामान्य वर्ग को और पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को, सबको एक साथ आप ओपन कॉम्पिटिटिव में डाल दें तो अभी भी क्या होगा कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है उस एग्जामिनेशन का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो अग्रणी हैं अभी भी बहुत ज्यादा सशक्त हैं और वो ज्यादा नंबर ले आ सकते हैं। इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई। तो जो रिजर्वेशन का नींव है वो यहीं से आपका निकलता है, समान लोगों को समान व्यवहार, असमान लोगों को असमान व्यवहार दीजिए। ये भी कहता है कि जब विधि आप बनाते हैं, विधि का निर्माण करते हैं, विधि को लागू करते हैं, तो परिस्थितियों को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति आपके अपने घर में सो रहा था और उसके घर में 4 चोर घुसे और उन्होंने चोरी करना शुरू किया। इसने वार्निंग दिया कि आप भाग जाओ यहां से, नहीं तो हमारे पास सर्विस रिवॉल्वर हम मार देंगे। वार्निंग देने के बाद उन्होंने और ज्यादा उग्र हो गए और वो उधर से गोली चलाना शुरू कर दिए। अब ये जो व्यक्ति था ये आपका गोली चलाया और 2 उसमें चोरों को मार दिया। एक व्यक्ति है, रात को 2 बजे आ रहा है पेट्रोल पंप पे और 1000 का पेट्रोल डलवाता है और उस नशे में है, उसको होश ही नहीं कि उसने पेट्रोल डलवाया कि नहीं डलवाया, पैसा दिया कि नहीं दिया, और जाने लगता है तो उसकी जो पेट्रोल वेंडर है उससे झड़प हो जाती है। झड़प में उसके पास सर्विस रिवॉल्वर वो निकाल के जो पेट्रोल वेंडर उसको मार देता है। अब दोनों लोगों ने जान मारा है। एक ने घर के अंदर 4 चोर घुसे थे, उसके 2 को जान ले लिया, और एक आपका पेट्रोल पंप एक वेंडर था उसको मार दिया। क्या दोनों की जान मारने की परिस्थिति बराबर है? नहीं। एक ने स्वरक्षा में मारा है और सामाजिक बुराई को समाप्त किया है, उसको सम्मान मिलेगा, उसको पुलिस इनाम देगी। एक ने आपके नशे के आपके प्रभाव में हिंसा कर दिया और उसने सामाजिक बुराई को आगे बढ़ा दिया, उसको दंड मिलेगा। तो ये भी बोल रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कि वाइल फ्रेमिंग लॉ एंड वाइल इंप्लीमेंटिंग लॉ, आपके वातावरण की परिस्थितियों को भी ध्यान में रख के आपको काम करना है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कह रहा है इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, देन ओनली जस्टिस कैन बी डन। समान लोगों को समान व्यवहार, असमान लोगों को असमान व्यवहार दीजिएगा, तभी जाके न्याय होगा। असमान लोगों को समान व्यवहार दे दीजिएगा तो अन्याय हो जाएगा। मतलब जो लोग डिसएडवांटेज्ड हैं, सबको एक ही साथ ट्रीटमेंट दे दिए तो क्या हो जाएगा? अन्याय हो जाएगा।
तो ये बात कोई आपका एक तरह से देख सकते हैं कि इसमें और क्या क्या बातें आपकी हैं। ये दोनों मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि हमारे देश में न्याय और जस्टिस और इक्वलिटी पूरी तरह से लागू हो। तो ये बात आपका बोला जा रहा है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में कहा गया, यही आपका है। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। आर्टिकल 14 इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर बोथ फॉरेनर्स एंड इंडियंस। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात सामिधिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य तरह की विधिक व्यक्ति शामिल हैं। तो हर तरह के लीगल पर्सन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कोई आपके कंपनी हो, चाहे वो आपके रजिस्टर्ड कोई सोसाइटी हो या कोई और विधिक व्यक्ति हो, वो सब इसमें शामिल आपके हैं। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता क्या है? ब्रिटिश आपके प्रभाव का है, ब्रिटिश मूल का है। वाइल कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फर्स्ट कंसेप्ट का नोट यहां पे क्या है? जो पहला अवधारणा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, वो क्या कहता है? एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। हमारे देश में कोई विशिष्ट विशेषाधिकार वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। तो आप राजा हैं, महाराजा हैं, पहले थे, पहले उसका महत्व था, अब कोई महत्व उसका नहीं है। ये बात आपका बोला जा रहा है। किसी साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, मतलब आपके इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। विधि के समक्ष सारे व्यक्तियों को समान व्यवहार दिया जाएगा और न्यायालय में सबको समान माना जाएगा। भारत में ना तो कोई यहाँ पे इस बात पे आपको महत्व नहीं दिया जाएगा, विधि के ऊपर नहीं माना जाएगा कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, अधिकारी हैं या गैर अधिकारी आपके हैं। तो कोई व्यक्ति अमीर, गरीब, ऊंच नीच, अधिकारी, गैर अधिकारी, इसके आधार पे आपको कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है। ये बात आपका स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकेंड कंसेप्ट आपका क्या है? दूसरा जो अवधारणा है, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, वो क्या कह रहा है? विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेज बोथ इन प्रिविलेज एंड कन्फर्ड लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय लॉ। मतलब सिंपली समझ लीजिए कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार आपको दिया जाएगा, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार दिया। समान व्यक्तियों को समान व्यवहार, असमान व्यक्तियों को असमान व्यवहार, तभी जाके न्याय आपका होगा। समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम, मतलब अगर समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम होगा, बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इस तरह पहला नकारात्मक संदर्भ है, जबकि दूसरा सकारात्मक आपका है। हालांकि दोनों का उद्देश्य क्या है? विधि, अवसर और न्याय को सुनिश्चित करना। तो ये आप देखिएगा कि सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। एक ही तरह की परिस्थिति में अगर आप हैं तो आपको एक ही प्रकार के विधि से आपको आपका जो भी अधिकार है, दंड है, वो निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपका है। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे जो लोग समान हैं उनको समान व्यवहार दीजिए बिना किसी विभेद के, जो असमान है उनको असमान व्यवहार दीजिए, तभी जाके न्याय हो सकता है। ये पॉइंट आपका है जो आपको देखना है। अब यहां पे जो बात आपको देखने को मिलेगा ये है आपका जो इक्वलिटी बिफोर लॉ और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को चिन्हित कह रहा है। यही इक्वलिटी और इक्विटी के बीच में यही अंतर होता है। यहां पे क्या है? कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस, यहां पे सीधे बोला जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई विशेषाधिकार का अभाव होगा। एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज, सबको एक बराबर माना जाएगा। तो ये लंबा है तो भाई अपने हिसाब से देखे, यहां कोई प्रिविलेज तो बनाया नहीं गया, ये बस इतना ऊपर हो पा रहा है, एकदम देख ही नहीं पा रहा है। अब यहां पे क्या सरकार क्या करेगी? समता ले आने के लिए, इक्विटी ले आने के लिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को लागू करने के लिए जो लंबा है उसको कोई सहारा नहीं, ऑलरेडी छोड़ दिया जाएगा कि भाई अपना देखो। जो थोड़ा बहुत सहारा पाके काम कर ले रहा उसको सहारा जारी रहेगा, जो एकदम कोई काम नहीं कर पा रहा है उसके लिए थोड़ी और व्यवस्था की जाएगी।
तो ये इक्विटी का कंसेप्ट आपका है, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपका सुनिश्चित करता है। तो ये बात आपका बोला जा रहा है। अब थोड़ा सा और बात आप देख लीजिए, यहां पे जो इक्वलिटी बिफोर लॉ या आपके ये जो आर्टिकल 14 की अवधारणा है, ये कहां से आई है? ये आया है, एक विद्वान है एवी डाइसी। एवी डाइसी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। इन्होंने कुछ बातें आपकी लिखी अपने किताब में, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का परिचय उन्होंने किताब लिखा है, उसी में उन्होंने ये बात लिखा है। और विधि का शासन आपका बताया है। विधि के शासन के अंदर 3 बातें आपकी डाली गई हैं। पहला बात जो आपका विधि के शासन के अंदर डाला गया है, वो ये डाला गया है कि एनीबॉडी शुड बी पनिश्ड इन बॉडी और गुड्स ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ। क्या बात बोला जा रहा है? किसी भी व्यक्ति को शरीर से या उसका सामान लेकर आप दंडित कर सकते हैं। सामान लेकर मतलब क्या है? धन से दंडित कर सकते हैं, केवल विधि के उल्लंघन के लिए। दूसरा बात बोला जा रहा है, दिस वायलेशन शुड बी प्रूव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ द लैंड। ये जो उल्लंघन वो किया है उस देश के साधारण न्यायालय में सिद्ध होना चाहिए। इसी में आपका ये दोनों एक ही में आप देख सकते हैं, एक ही पॉइंट में। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ वेदर रिच और पुअर। वहां पे किंग और बेगर नहीं लिखा जाता, क्योंकि राजा वहां पे अपवाद में आता है। वहां बोला जाता है राजा कोई गलती नहीं कर सकता, किंग कैन डू नो रॉन्ग। लेकिन हमारे देश में आप कह सकते हैं कि एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ वेदर किंग और बेगर। हमारे देश में सबको बराबर माना जाएगा, चाहे राजा हो या भिखारी। तीसरा ये बात जो कहता है, वो कहता है कि जो यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपके न्यायालयों के द्वारा विभिन्न निर्णय जो दिए गए हैं विभिन्न मामलों में, उसी के चलते वहां के लोगों का अधिकार सुनिश्चित होता है। ये तीसरा बात हमारे देश में लागू नहीं होता। देखिए क्या बात आपके ये कह रहे हैं, एवी डाइसी विधि का शासन आपके दे रहे हैं। एवी डाइसी विधि का शासन आपके दे रहे हैं, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट दे रहे हैं। रूल ऑफ लॉ का क्या कंसेप्ट है एवी डाइसी का? रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट जो एवी डाइसी का है, वो कह रहा है कि एवरीबॉडी आपका एनीबॉडी शुड बी पनिश्ड इन बॉडी और गुड्स। किसी व्यक्ति को शरीर से या उसका सामान लेकर धन से आप दंडित कर सकते हैं। एनीबॉडी शुड बी पनिश्ड इन बॉडी और गुड्स। केवल और केवल कब आप उसको पनिशमेंट दे सकते हैं? कब आप दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को दंडित? जब उसने क्या किया है? किसी विधि का उल्लंघन किया, वॉयलेशन ऑफ लॉ। और ये वॉयलेशन ऑफ लॉ आपके कहने से, हमारे कहने से सिद्ध नहीं होगा कि आपने कहा भैया तुमने तो विधि का उल्लंघन कर दिया, ऐसे नहीं। इट शुड बी प्रूव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लैंड। उस देश के साधारण न्यायालय में, उस देश की धरती के न्यायालय से होना चाहिए कि आपने विधि का उल्लंघन किया। ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड मतलब उस धरती का जो साधारण न्यायालय है उसके अंदर आपका सिद्ध होना चाहिए कि आपने किसी विधि का उल्लंघन किया है। दूसरा बात वो क्या कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ के अंदर, एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ। सभी को विधि के समक्ष आपका बराबर माना जाएगा, ऑफिसर और नॉन ऑफिसर, किंग और बेगर। अब यूके में राजा नहीं लिखा जाएगा, बाकी सारे देशों में आप लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पे राजा को विशेषाधिकार आपका दिया गया है। तो एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ वेदर किंग और बेगर, रिच और पुअर, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। तीसरा बात जो वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, जो राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ यूके है, राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम है, वो वहां के कोर्ट के विभिन्न निर्णयों से निकल के आते हैं। कोर्ट्स जजमेंट, अलग अलग मामलों में न्यायालयों ने जो निर्णय दिया है डिफरेंट मैटर्स में,
उसी के समुच्चय से आपके अधिकार सुनिश्चित होते हैं। ये बात आपका बोला जा रहा है कि जो नागरिकों के अधिकार हैं यूनाइटेड किंगडम में, वो न्यायालयों के द्वारा विभिन्न निर्णय हैं अलग अलग मामलों में, उन्हीं के समुच्चय से वहां के नागरिकों के अधिकार बनते हैं। ये बात आप देखिएगा हमारे देश में एज इट इज लागू नहीं होता है। हम पहले बातों का तो सम्मान करते हैं और पहले दो बातों को एज इट इज हमारे देश में इंप्लीमेंट किया जाता है, जिसमें यह बोला जाता है कि एनीबॉडी शुड बी पनिश्ड इन बॉडी और गुड्स ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ एंड दिस शैल बी प्रूव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ द लैंड। यहां पे एक शब्द ठीक करिएगा, ऑर्डिनरी लॉ के जगह पे लिखिएगा ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ द लैंड। ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ द उस देश के साधारण न्यायालय में सिद्ध होना चाहिए। दूसरा बात वो क्या कह रहे हैं, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ वेदर किंग और बेगर। तीसरा बात वो जो कह रहे हैं, जो यूके के नागरिकों के अधिकार हैं विभिन्न न्यायालय के निर्णयों में जो आया है उसी का समुच्चय। जैसे हम कोर्ट गए अपने अधिकार को लेके, हमारे मामले में कोर्ट ने जजमेंट दिया J1, आप गए कोर्ट आपके मामले में J2, कोई और गया उसके मामले में J3 ... JN आ गया, इतने जजमेंट्स आ गए। ये सारे जजमेंट ही आपके अधिकार को सुनिश्चित करेंगे यूके में। हमारे देश में ये बात लागू नहीं होता क्योंकि हमारे देश में कोर्ट्स आपके राइट्स के सोर्स नहीं है, बल्कि हमारे देश में संविधान हमारे देश का हमारे अधिकारों के स्रोत हैं। तो पहला दो प्रबंध तो हम ऐसे ही मानते हैं, ये वाला प्रबंध हम नहीं मानते हैं, ये विरोध में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है जो आप देख सकते हैं जिसमें बात बोला जा रहा है। यहां पे बोला जा रहा है कि आपका एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, नो पर्सन फॉर एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ। किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन के लिए दंडित किया जाएगा और वो उस देश के साधारण न्यायालय में सिद्ध होना चाहिए। दूसरा, विधि के समक्ष समता, इसका मतलब है सभी व्यक्तियों को, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे उच्च हो, चाहे नीच हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे गैर अधिकारी हो, उस देश के साधारण विधि के समक्ष उनको समान माना जाएगा। तीसरा, प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज जो वहां का संविधान है यूके का, ये रिजल्ट्स ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एज डिफाइंड एंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट। न्यायालयों के द्वारा हर व्यक्तिगत मामलों में जो अधिकार आपके सुनिश्चित किए गए हैं उसी के चलते वहां के नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित होते हैं, यहाँ का संविधान सुनिश्चित होता है। ये नहीं है कि यूके में संविधान नागरिकों के अधिकारों का स्रोत है, कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग सोर्स ऑफ द, ऐसा नहीं है। अब देखिएगा हमारे देश में ये तीसरा बात आपका लागू नहीं होती। तीसरा बात क्या कह रहा है, व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, अर्थात संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है जैसा कि न्यायालयों द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया जाता है, ना कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत। ये बात हमारे देश में लागू नहीं होता। हमारे देश में अगर आप देखिएगा तो क्या बात बोला गया है, द फर्स्ट एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर एप्लीकेबल टू इंडियन सिस्टम एंड नॉट द थर्ड वन। इन द इंडियन सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स। व्यक्तिगत अधिकार हमारे जो मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, संविधान से मिलते हैं। तो यहां पे हमारा जो न्यायालय है उसके द्वारा दिया गया जजमेंट नहीं बन जाता है आपका संविधान का एक तरह से हमारे अधिकारों का स्रोत, बल्कि जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया बात है उसी का निर्वचन करता है न्यायालय और उसी के आधार पे हमारे अधिकारों को तय करता है। ये बात आपका है। सुप्रीम कोर्ट इज हेड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, विधि के शासन को आपके संविधान का मूल ढांचे के अंतर्गत माना है। It cannot be destroyed even by amendment। इसलिए इसका आप संशोधन के माध्यम से इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब अगला देख लीजिए, समता के अपवाद क्या क्या हैं। आपके एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 के अपवाद क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे, वो बात आपको देखना। What are the exceptions to Article 14?
देखिए क्या क्या बातें आपकी हैं। एक्सेप्शंस अगर आप देखिएगा, अपवाद, एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 14, चौदह के अपवाद क्या क्या हैं। तो पहले अपवाद तो आर्टिकल 361 में अगर आप देखिएगा तो हमारे पे प्रेसिडेंट और गवर्नर को ही रखा गया है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के अपवाद आपके हैं। जैसे इसमें अगर आप देखिएगा, इनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। नो क्रिमिनल केस कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर, कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। दूसरा बात, सिविल केस दर्ज किया सकता है, लेकिन 2 महीने का अग्रिम नोटिस देना पड़ेगा, 2 मंथ एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। 2 महीने का एडवांस नोटिस आपको सर्व करना पड़ेगा। तीसरा बात आप देखिएगा कि यहाँ पे ये अपने कार्यपालिका के कर्तव्यों के लिए किसी के प्रति दायित्व नहीं रखते हैं। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एग्जीक्यूटिव एक्शंस, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एग्जीक्यूटिव एक्शंस। ये अपने कार्यपालिका के कर्तव्यों के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ये अपने कार्यपालिका के कर्तव्यों के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, तो इनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा, अगर आप देखिएगा तो सिविल मामला इनके खिलाफ दर्ज नहीं हो सकता है, तभी दर्ज हो सकता है जब 2 महीने का अग्रिम नोटिस आप दीजिएगा। कोई आपराधिक मामला इनके खिलाफ दर्ज नहीं होगा और ये अपने कृत्यों के लिए किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। ये भी बात आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर आप देखिएगा, इनको गिरफ्तार करने के लिए कोई आपके आदेश नहीं जारी हो सकता। नो ऑर्डर कैन बी गिवन फॉर और इम्प्रिजनमेंट, गिरफ्तार करने के लिए, बंदी बनाने के लिए कोई आदेश जारी नहीं हो सकता। फिर क्या देखिएगा, हमारे जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और जो हमारे एमएलए हैं, संसद के पटल पे अगर कुछ भी बोलते हैं तो इनको बोलने का अधिकार है। ये विधि के समक्ष समता के अपवाद में आते हैं। मतलब ये संसद के पटल पे क्या कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति यदि संसद या राज्य विधायिका, विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्रवाई से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो सकती। दूसरा, संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में भी कोई आपके न्यायालय में कार्रवाई नहीं हो सकती। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या बात बोला जा रहा है, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194। आर्टिकल 105 हमारे सांसदों को ये अधिकार देता है कि ये कुछ भी बात आपके संसद के पटल पे बोलें, और अगर ये बोलेंगे तो इसके खिलाफ न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अनुच्छेद 194 में हमारे एमएलएज को, एमएलसीज को ये अधिकार देता है कि वो राज्य विधायिका के पटल पे कोई भी बात अगर आप बोलते हैं तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई आपकी नहीं हो सकती। ये भी बात आपको देखने को मिलेगा। फिर आर्टिकल 361A अगर आप देखिएगा तो अगर आप क्या करते हैं, संसद या राज्य विधायिका, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स की कार्रवाइयों का अगर आप सत्य प्रकाशन करते हैं, ट्रू प्रेजेंटेशन करते हैं या ट्रू करते हैं, सत्य प्रकाशन करते हैं, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। शर्त यह है कि गुप्त बैठक का आप प्रकाशन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट पब्लिश एनीथिंग ऑफ सीक्रेट मीटिंग, गुप्त बैठक का प्रकाशन नहीं कर सकते। तो अगर 361 क में संसद या राज्य विधायिका के कार्रवाइयों का आप सत्य प्रकाशन कर रहे हैं तो सत्य प्रकाशन करते हुए आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। फिर जो दूसरे देशों के हेड ऑफ स्टेट आते हैं, हेड ऑफ स्टेट, राज्य प्रमुख आते हैं, सरकार के प्रमुख आते हैं, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट आपके आते हैं,
या जो आपके एम्बेसडर्स आते हैं या फॉरेन डिप्लोमेट्स, विदेशी राजनयिक आते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये बातें आप देखिएगा। इसके बड़े सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे उदाहरण आपके। फिर इसमें एक अपवाद और भी है, आर्टिकल 31C कह रहा है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए, और ये अगर आपके फंडामेंटल राइट 14 और 19 का वायलेशन करते हैं तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। ये भी बात आपका बोला जा रहा है। और ये बेसिकली आपका कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने के लिए लॉ बनाया जा सकता है, आर्टिकल 39B और 39C को लेके, 39B और 39C को लेके अगर कोई लॉ बनाया जा रहा है, आपके फंडामेंटल राइट का कोई वॉल्यूशन करते हैं 14-19 का, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। ये बात आपका बोला जा रहा है। तो इसमें बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक आपके हमारे यहाँ पे राज्यपाल साहब रहे हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यपाल आपके रहे हैं, किसी एक जगह के, मिजोरम के की मणिपुर के, और इनके खिलाफ वहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने सेक्सुअल हरेसमेंट का केस लगा दिया। लगभग 60-70 आपके कर्मचारियों ने क्या किया, उनके खिलाफ केस दायर कर दिया, और केस दायर करके कह दिया कि इन्होंने यहाँ के, मतलब केस क्या किया, केस तो दायर हो ही नहीं सकता, रिटन आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको आपका भेजा। ये थे फॉर्मर मेघालय गवर्नर वी सान। अगर आप देखिएगा तो मुगननाथन रिजाइंड इन जनवरी 2017 फॉलोइंग सीवियर एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड मिसकंडक्ट। अ पिटिशन साइंड बाय नियरली 100 राजभवन स्टाफ एक्यूज्ड हिम ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस alongside a job applicant complaints of sexual misconduct। अब देखिए ये बातें आप देख तो रहे हैं, क्या इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई दर्ज हो गया? नहीं। तो इस तरह का प्रोटेक्शन आपका है कि आपराधिक मामलों में भी अगर ये लिप्त पाए जा रहे हैं तो प्रोटेक्शन आपका दे दिया जा रहा है। हालांकि इस तरह के सारे प्रोटेक्शन को छीन लेना चाहिए और इन लोगों को दंडित करना की आवश्यकता होनी चाहिए। इसी तरह से एक सऊदी अरेबिया के आपके एक डिप्लोमेट था, गुड़गांव में 2 नेपाली लड़कियों को रखा था अपने किसी स्टे पे, और उनका सेक्सुअल हरेसमेंट बहुत ज़्यादा किया। बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन जाके वहाँ पे छापा मारा तो उन 2 लड़कियों को छुड़ाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चला, रातों रात उसको हवाई जहाज में बैठा के सऊदी अरेबिया, कोई केस नहीं, सीधे सीधे आपका सऊदी अरेबिया भेज दिया। तो हम फॉरेन डिप्लोमेट को भी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन आपका देते हैं। इसी तरह से एक आपका पानी का जहाज था एनरिका लेक्सी। एनरिका लेक्सी में 2 इटालियन आपके आ रहे थे, वही साउथ इंडिया से, तमिलनाडु कोस्ट के आसपास से। उन्होंने 2 मछुआरों को गोली मार दिया। उनको लगा कि ये 2 जो मछुआरे हैं ये पायरेट्स हैं, सी पायरेट्स हैं, समुद्री लुटेरे हैं, तो उन्होंने उनको 2 गोली मार दिया। अब गवर्नमेंट जो आपके कोस्ट गार्ड थे उन्होंने उनके जहाज को पकड़ा और ले जाके हमारे यहाँ जोड़ दिया। उन दोनों अधिकारियों को उठा के जेल में डाल दिया। मामला यहाँ पे चला तो यहाँ के इटली के जो एम्बेसडर थे उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय तक ये जेल से हैं, इन लोगों को क्रिसमस मनाने के लिए आप इटली भेज दीजिए और हमारी गारंटी है कि हम इसको लेके आएंगे। इटली पहुंच गए दोनों मैरीन्स। उसके बाद जब तारीख पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने एम्बेसडर साहब को बोला कि उन दोनों को बुला लीजिए।
आने के समय हो गया, उनका तारीख है। तो इटली के एम्बेसडर ने बोला तो गए, अब क्या आएंगे, अब नहीं आ रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, केस उनसे हटा के आपके ऊपर डाल दे रहे हैं, क्योंकि हमने गुड फेथ में आपको ये एक तरह से अधिकार दिया कि आप उन दोनों को भेज दीजिए। मतलब अच्छी मनसा से हमने सारा बात कहा था, आपने हमारी मनसा का गलत उपयोग किया, हम केस ट्रांसफर कर रहे हैं, रातों रात हवाई जहाज से वापस दिल्ली। तो ये बात आपका होता है कि गुड फेथ का अगर आप दुरुपयोग करिएगा तो भी समस्या हो सकती है। तो ये आर्टिकल 14 के अपवाद आपको देखने को मिलेंगे। अपवाद क्या क्या हैं, जैसे आप देखिएगा कि आपके संसद के सदस्य के द्वारा संसद के पटल पे उसकी समिति में कोई बात बोला गया तो आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। राज्य विधायिका के सदस्य के द्वारा राज्य विधानमंडल के अंतर्गत कोई बात कहा गया है तो आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको देखने को मिलेगा। फिर जो आपका सी है, आर्टिकल 14 का आपका एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आर्टिकल 39B और 39C को लागू करने के लिए आप काम कर सकते हैं। फिर आप देखिएगा, विदेशी संप्रभु, राजदूत, कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी फौजदारी मुकदमे से मुक्त होते हैं, इनके खिलाफ आप क्रिमिनल या सिविल केस लागू भी नहीं कर सकते हैं। और एक और अपवाद आपको देखने को मिलेगा, राज्य संघ इनकी एजेंसियों को भी प्राप्त आपकी है। तो यहाँ पे इनके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल्स को भी हमारे यहाँ पे एक तरह से प्रोटेक्शन आपका प्राप्त है। एक हमारे देश की एक अमेरिका में एक पोस्टेड एम्बेसडर थी, जिसको वहाँ पे एक तरह से आप देखिएगा कि अमेरिका में डोमेस्टिक हेल्प को चार्ज, मतलब उसके साथ हिंसा करने के लिए आपके उस पर लांछन लगाया गया। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चला तो कोई बचाव नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो अमेरिका आपके हमारे जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं या डिप्लोमेट्स अगर वहाँ पे कोई हिंसा करते हैं अपने डोमेस्टिक हेल्प के साथ तो कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं देता। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुरंत उसको क्या किया, यूनाइटेड नेशंस में ट्रांसफ़र किया। और जैसे यूनाइटेड नेशंस में ट्रांसफ़र किया उसको, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से प्रोटेक्शन पाना शुरू हो गई और फिर उसको धीरे धीरे वहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, तो ये बात आप देख सकते हैं कि ऐसा आपका है, इस तरह की भी बातें आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आपका है। तो ये सारी बातें आपकी देखने को मिल सकती हैं, जिसमें आपके कई तरह के प्रोटेक्शन आपके दिए गए हैं। अब आगे जो बात आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल 14 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग देखिएगा, आर्टिकल 15 आपका है, आर्टिकल 15 आपका देखने को मिलेगा। देखिए आर्टिकल 15 में कई तरह के प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे। 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6). There are 6 provisions in आपके फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्या आपका सुनिश्चित करता है, ये सुनिश्चित करता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट ना कर सके। तो यहां पे स्पष्ट रूप से आप देखिएगा कि यहां पे क्या बात कहा जा रहा है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एमंग एनी सिटीजन्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यहां पे 15(1) में क्या कहा जा रहा है, स्टेट cannot discriminate among its citizens only on the basis of race, religion, caste, sex and place of birth। राज्य अपने नागरिकों में केवल इन बातों पे विभेद नहीं कर सकता। वो क्या क्या है, मूल वंश,
धर्म, जाति, लिंग और निवास स्थान, जन्म स्थान, जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन बातों पे राज्य विभेद नहीं कर सकता। वो 5 बातें हैं जिन पे राज्य आपका विभेद नहीं कर। देखिए क्या बात बोला जा रहा है, स्टेट कैनॉट डिस्क्रिमिनेट एमंग इट्स सिटीजन्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। राज्य अपने नागरिकों के अंतर्गत केवल इन 5 बातों पे, मूल, वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे विभेद नहीं कर सकता है। अब यहां पे जो शब्द उपयोग किया जा रहा है वो वनली किया जा रहा है। अब देखिए रेस का, मूल वंश का मतलब क्या है, आप द्रविडियन हैं, आप यहां पे मंगोल हैं, या आप यहां पे आर्यन हैं, इससे लेना देना नहीं है। नॉर्थ ईस्ट मंगोल आपके रेस मिलेगा, साउथ में आपको द्रविडियन रेस मिलेगा, नॉर्थ में आपको आर्यन रेस मिलेगा। रिलीजन के बेसिस पे कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बुद्ध हैं, क्या हैं, इन पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। जाति आपकी क्या है, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। लिंग क्या है, मेल हैं या फीमेल हैं, इस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। कहाँ पे जन्म लिए हैं, इस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। तो ये शब्द वनली यूज किया जा रहा है। इसका मतलब राज्य इन 5 बातों पे विभेद नहीं कर सकता, केवल इन 5 बातों पे विभेद नहीं कर सकता। या इसको जोड़ के भी आप रेस और रिलीजन को जोड़ दीजिए तब भी विभेद नहीं कर सकता, सारों को जोड़ दीजिए तब भी विभेद नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये बातें आपकी हैं, इनके साथ कोई अतिरिक्त अर्हता जुड़ती है, एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर इनके साथ जुड़ता है, इफ देयर इज एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन, कोई अतिरिक्त अर्हता जुड़ता है, एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपका जुड़ जाता है तो विभेद करना संभव है। इफ देयर इज एन एडिशनल क्वालिफिकेशन अलोंग विद दिस, देन डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन। ये बात आपका बोला जा रहा है। अब देखिए एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, अतिरिक्त अर्हता इसमें क्या हो सकता है एडिशनल क्वालिफिकेशन में। जैसे मान लीजिए कि सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, कि महिला है कि पुरुष है, इस बेसिस पे आपका कोड डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, मतलब आपका लॉ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, आपकी गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर यहीं पे आप डिफेंस फोर्स जोड़ दीजिए, अब तो वो भी खत्म हो गया और कोर्ट्स के बड़े सारे जजमेंट ने इसको खत्म कर दिया है। बहुत सारे जगहों पे अब इक्वलिटी की बात हो गई। लेकिन अगर सैन्य बल और आप सेक्स को जोड़ दीजिए तो आपको विभेद स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। युद्ध में आपके महिलाओं को और आपके युद्धक जो आपके कॉम्बैट बटालियंस होते हैं उनमें आपके महिलाओं को आगे नहीं रखा जाता, महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। बड़े सारे कारण पहले रहे हैं, क्योंकि पहले फिजिकल आपके नेचर ऑफ वॉरफेयर होता था, शारीरिक बल से आपके लड़ा जाता था। अब शारीरिक बल का खेल ही खत्म हो चुका है लगभग। अब ऐसा भी नहीं कि शारीरिक बल एकदम नहीं आपका उपयोग में है, अभी भी शारीरिक बल का बहुत उपयोग है, बहुत हार्डशिप्स है, बहुत कठोरता है युद्ध में। लेकिन पहले के मुकाबले अब कठोरता कम हो गया है। अगर आप नहीं शारीरिक बल रखते हैं तब भी बैठ के ड्रोन उड़ा रहे हैं, लोग टारगेट सेट कर रहे हैं, बहुत सारे अब आपके हाइब्रिड वॉरफेयर आ गए हैं। तो अब युद्ध आपके शरीर से कम मशीन से ज्यादा होने लगा है। लेकिन पहले के समय में अगर आप देखिएगा तो शरीर का बड़ा महत्व होता था, इसीलिए महिलाओं को हम आपके फोर्स में नहीं शामिल करते थे, और शामिल भी करते थे तो एडिशनल पर्पजेज के लिए, हेल्थ में आपके डॉक्टर्स बन जाए, नर्स बन जाए उनके लिए, ठीक है। एक्सिलरी फोर्स जो सहायक बल होते हैं उसमें उनको शामिल कर दिया जाता था। और ये भी आपकी समस्या होती थी कि महिलाओं को अगर आप युद्ध में शामिल किए और महिला बंधक बन गई दुश्मन देश के द्वारा, तो उसके साथ बड़े प्रकार के हिंसा किए जा सकते हैं। पुरुष के साथ भी किए जा सकते हैं, जो किया जाता है, लेकिन महिलाओं के साथ कुछ ज्यादा ही हिंसा हो सकता है। पहले अफ्रीका के आपके या बहुत सारे जब देखिएगा कि जगहों पे आदिवासी जब एक दूसरे को लड़ाई करते हैं, हमला करते हैं, तो क्या करते हैं, पुरुषों को मार देते हैं या पुरुष पलायन कर जाते हैं, और जो महिलाएं होती थी उनके साथ रेप कर देते थे।
कारण स्पष्ट था कि जो बच्चे पैदा होंगे वो इनके होंगे, इनके ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, क्योंकि पहले तो कंट्रासेप्टिव्स का भी यूज नहीं होता था। तो आप देखिएगा कि इस तरह के आपके हिंसा हो सकते थे महिलाओं के साथ। इसलिए जब युद्ध की बात आप करते हैं, डिफेंस फोर्सेस की बात करते हैं, तो स्पष्ट विभेद आपका किया जाता है कि महिलाओं को हम इस युद्ध के फोर्सेज में शामिल नहीं करेंगे। अब लेकिन ये भी विभेद आपका हट रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये बात बोला जा रहा है। अब यहां पे जाति के आधार पे आपका विभेद नहीं हो सकता, लेकिन कोर्ट ने एक लंबे समय के बाद बोला कि कास्ट इन इटसेल्फ इज अ क्लास, कास्ट इन इटसेल्फ इज अ क्लास। जाति एक वर्ग को प्रतिबिंबित करती है। आपने जाति बोला तो आपका वर्ग पता चल जाएगा, जाति बताइए तो पता चल जाएगा कि मतलब जनरल एक बात कहा जा रहा है, सबके लिए नहीं, कि आपका खान पान क्या है, रहन सहन क्या है, किस स्टैंडर्ड के हैं। तो ये बातें आपको देखने को मिलेगा कि कास्ट को पहले कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, कास्ट लेजिस्लेशन नहीं हो सकता, जाति के आधार पे कोई अधिनियम नहीं बन सकता। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे समझ में आया कि कास्ट ही आपका क्या है, एक वर्ग को प्रतिबिंबित करता है। कास्ट इन इटसेल्फ इज अ क्लास। तो कास्ट के साथ अगर आपका क्वालिफिकेशन जुड़ जाए, तो बैकवर्ड अगर कोई वर्ड इसमें जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, बैकवर्ड, पिछड़ा वर्ग। अब आप इस पे लॉ बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे लॉ बने, आप पिछड़े वर्गों के संबंध में लॉ बन सकते हैं। तो ये बात आपका बोला जा रहा है कि केवल और केवल एक आधार पे, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, या इन सारे आधारों पे विभेद नहीं किया जा सकता है। विभेद आपके तभी किया जा सकता है जो अतिरिक्त कोई अर्हता जुड़े, एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके जुड़े। जैसे आप मेल और फीमेल के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, सेक्स के बेसिस पे। जैसे ही सैन्य बल जुड़ता है आप डिस्क्रिमिनेट कर दे रहे हैं। आप कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। वर्ड बैकवर्ड जुड़ता है, आप क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। ये बात आपका बोला जा रहा है। फिर अगर आप देखिएगा तो 15(1) और 15(2), 15(1) में आपका क्या प्रबंध है। 15(1) में तो स्पष्ट रूप से आपका कहा जा रहा है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन यहां पे 15(2) में आपका क्या कहा जा रहा है, 15(2) में बात आपके स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल को भी बोल दिया जा रहा है। राज्य के साथ साथ ये भारत के व्यक्तियों को भी स्पष्ट रूप से, इंडिविजुअल को भी बोल दिया जा रहा है कि आप विभेद नहीं कर सकते हैं। चाहे आप यहां पे स्टेट हो, चाहे आपके प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो, निजी व्यक्ति हो, ये विभेद नहीं कर सकते हैं। किन बेसिस पे, वही 5 बातें, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 बातों पे विभेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे किन बातों पे, जैसे पब्लिक स्पेसेज आपने बनाए, पब्लिक स्पेसेज, पब्लिक वेन्यूज आपने बना दिए, पब्लिक स्पेसेज आपने बना दिए, या कुछ ऐसे आपने क्या किया, जन साधनों के लिए कुछ काम किया, पब्लिक रिसोर्स आपने क्रिएट किया। जैसे जन साधन क्या, आपने संसाधन क्या बनाया, जैसे मान लीजिए आपने तालाब बनाया, कुआं बना दिया या तालाब बना दिया, ठीक है, कुआं बनाया, तालाब बना दिया, रोड बना दिया, ठीक है, आपने पब्लिक रिजॉर्ट बना दिया, बाथिंग घाट बना दिया, सड़क बना दिया, नहान घर बना दिया, और उसको डिक्लेयर कर दिया पब्लिक घाट्स बना दिया, फिर डिक्लेयर कर दिया पब्लिक, फिर कहिए नहीं भाई इस जाति का आदमी नहीं नहाएगा, इस जाति का आदमी यहाँ से पानी नहीं पिएगा, इस जाति का आदमी इसमें तालाब में नहीं जा सकता। तो पब्लिक वेन्यूज आपने क्रिएट कर दिए, पब्लिक स्पेसेस। जैसे आपने कोई स्कूल खोल दिया, कोई कॉलेज खोल दिया, कोई रेस्टोरेंट खोल दिया, कोई रेस्टोरेंट खोल दिया, कोई होटल खोल दिया, कोई पब्लिक इंटरटेनमेंट का जगह खोल दिया,
होटल खोल दिया, कोई पब्लिक इंटरटेनमेंट का जगह खोल दिया। अब आप कहिएगा कि नहीं, इसमें तो इस जाति के लोग, इस धर्म के लोग नहीं आ सकते। ऐसा नहीं हो सकता। जन साधन के लिए कोई आपने जगह बनाया, जन सुविधा के लिए, या जन सुविधा के लिए कोई आपने संसाधन बनाया, जैसे गांव में, बहुत सारे गांव में रोड बना दिए जाते हैं प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा ही, क्योंकि वहां पे सरकार की पहुंच नहीं होती, तो वो अपने घर पे और आसपास के लोगों के लिए रोड बना देते हैं। अब रोड तो बनाया, उसको जन साधन के लिए घोषित कर दिया, आप कहें कि नहीं भाई फला जाति के लोग इस पे नहीं चलेंगे, संभव नहीं आपका है। ठीक है, ये बात आपको देख, या तो आप जन साधन के लिए मत बनाइए, अगर जन साधन के लिए बना रहे हैं तो विभेद नहीं कर सकते। अगर आपको विशेष किसी जाति के लिए बनाना है तो आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर जाइए, और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आप उसको डिक्लेयर कर दीजिए, वैश्य समाज, शूद्र समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, जो आपको वहां पे डिक्लेयर करना है डिक्लेयर करवाइए, और फिर कहिए कि ये केवल इसी विशिष्ट जाति के लिए, धर्म के लिए है, वो संभव है फिर। ठीक है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। स्टेट के साथ साथ निजी व्यक्तियों को भी प्रोहिबिट करता है कि वो नागरिकों के विरोध में कोई ऐसा संसाधन, मतलब नागरिकों के लिए कोई जन संसाधन के लिए आप कहें, घोषणा करें और कहें कि फिर हम नहीं अब विभेद करेंगे, वो संभव नहीं है। ठीक है, ये बात आपका बोला जा रहा है। और ये जो भी संसाधन आप देख रहे हैं, पब्लिक वेन्यूज, पब्लिक स्पेसेज, पब्लिक रिसोर्सेज, आइदर इसको स्टेट फंड से बनाया गया है, राज्य के पूंजी से, राज्य के कोष से बनाया गया है, या इसको आपने डिक्लेयर किया कि भाई जनमानस के उपयोग में आएगा, डिक्लेयर फॉर पब्लिक यूज। बिना पब्लिक यूज डिक्लेयर किए बात नहीं बनेगा। तो ये बातें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो भी आप होटल, रेस्टोरेंट या स्कूल या तालाब, सड़क की बात कर रहे हैं, या तो वो किसके पैसे से बना है, वो पैसे से बना है, सरकार के पैसे से आपका बना है, होली और पार्टली, अंशतः, भागतः या पूर्णतः सरकार के वित्त पोषण से बना है, या बनाने के बाद आपने उसको घोषणा किया है कि जनमानस के लिए उपयोग में आएगा, उसके बाद आप कहें कि विभेद करेंगे, तो वो संभव नहीं है। ठीक है, तो ये 15(1), 15(2) हुआ, कल इसके आगे कंप्लीट करवाएंगे, 15(3) से आगे आपका रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों से।